हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए आज आप लोग के लिए संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन का अर्थ, परिभाषा, महत्व, विशेषताएं और प्रकार। अगर बीएड या डीएलएड कोई भी क्वेश्चन मतलब कि इसमें से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि संप्रेषण का अर्थ, परिभाषा और प्रकार और विशेषताएं समझाइए, तो आप लोग कैसे समझाएंगे? तो उसके लिए ये आप लोग के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। संप्रेषण का अर्थ, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, ठीक है। कम्युनिस शब्द से हुई है संप्रेषण का। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है? तो ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं कि संप्रेषण मतलब कि कम्युनिकेशन जो होता है भाषा, लैटिन भाषा किस शब्द से बना है? तो कम्युनिस शब्द से, जिसका अर्थ होता है जनरल, मतलब सामान्य होता है। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं कि कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण क्रिया के अंतर्गत प्रेषण क्रिया प्रभावी होता है। यह दो पक्षीय या फिर बहुपक्षीय होता है। संप्रेषण की क्रिया में भेजने वाला प्रेषक और प्राप्त करने वाला प्राप्तकर्ता कहलाता है। जैसे संप्रेषण प्रक्रिया में भेजने वाला क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं प्रेषक बोला जाता है, ठीक है। और प्राप्त जो करता है उधर, उसको क्या बोलते हैं? प्राप्तकर्ता बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। शिक्षक द्वारा अपनी बातों को छात्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। जिस तरह से मान के चलिए कि कम्युनिकेशन क्या है, अब जो भी है यहाँ पे बोल दिया कि शिक्षक द्वारा अपनी बातों को छात्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही संप्रेषण कहते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षक और छात्र के द्वारा ही कम्युनिकेशन मतलब कि किया जाता है। अब एक आदमी दूसरे आदमी तक कम्युनिकेट कर पा रहा है, या फिर कहते हैं ना कि ये आप लोग का मोबाइल के माध्यम से, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे या फिर सोशल मीडिया से क्या करता है? कम्युनिकेट करता है, एक दूसरे से बातचीत कर रहा है, ईमेल से, ये सब से क्या करता है कि कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो वो भी एक कम्युनिकेशन का साधन है। संप्रेषण की परिभाषा क्या है? किथ के अनुसार संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की क्या है? प्रक्रिया है। ये आप लोग को ध्यान में रखिएगा कि किसके अनुसार है? किथ के अनुसार संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की क्या है? क्रिया है। अब संप्रेषण की मुख्य विशेषताएं क्या है, या फिर विशेषताएं और महत्व के बारे में देख लेते हैं। संप्रेषण की मुख्य विशेषताएं और महत्व निम्नलिखित है। एग्जाम में इस तरह से लिख सकते हैं पॉइंट बनाकर कि संप्रेषण का एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। संप्रेषण एक क्या है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, गति में रहता है। संप्रेषण दो पक्षीय होता है, एक संदेश भेजने वाला और दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला, लेकिन शिक्षण प्रक्रिया में तीन पक्ष होते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में अनुभवों की साझेदारी होती है। संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित की प्रक्रिया है। संप्रेषण में विचार विनिमय तथा विचार विमर्श आवश्यक है। तो इस तरह से संप्रेषण की विशेषताएं और महत्व है, उसको लिख सकते हैं। और संप्रेषण ज्ञान स्थानांतरण की प्रक्रिया है, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह ज्ञान को स्थानांतरित किया जा सकता है, ये एक प्रक्रिया संप्रेषण। संप्रेषण की प्रक्रिया एवं तत्व। संप्रेषण की प्रक्रिया एवं तत्व नीचे दिए गए हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे प्रेषक, प्रेषक क्या होता है? अभी बताए कि जो संप्रेषण यहाँ से लिखता है, ठीक है। प्रेषक संप्रेषण प्रक्रिया का पहला बिंदु होता है, जिसका माध्यम प्रेषक अपने विचारों एवं भावों को दूसरे व्यक्ति तक क्या करता है? पहुंचाता है। इस प्रक्रिया में प्रेषक को निम्न बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे उद्देश्य की जानकारी होनी चाहिए, बालकों की बौद्धिक स्तर, शिक्षण विधि, उचित सहायता सामग्री और विषयों की सह संबंधित आदि। यह प्रेषक होता है, पहला मान के चलिए कि तत्व है। दूसरा आप लोग का संदेश क्या है? संदेश। इस प्रक्रिया में संदेश एक उद्दीपक की तरह कार्य करता है, जिसका प्रेषक उचित प्रकार से प्रयोग करता है। और शैक्षिक भाषा में संदेश के आशय पाठ्य वस्तु से है। तो शैक्षिक भाषा में यहाँ पे संदेश का आशय क्या है? किससे है? पाठ्य वस्तु से है। तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरा बोल सकते हैं संप्रेषण की जो तत्व है, प्रक्रिया का तत्व है, ये माध्यम बोल सकते हैं। जिन साधनों की सहायता से ग्राही तक संदेशों को पहुंचाया जाता है उसे माध्यम कहा जाता है। ग्राही मतलब कि ग्रहण करता है,
जो आप लोग का ग्रहण करेगा उस तक संदेश पहुंचाया जाता है, क्या है, ये माध्यम कहलाता है। वर्तमान समय में संप्रेषण के विभिन्न माध्यम प्रचलित हैं, जैसे मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न और भी चीज़ें बोल सकते हैं इत्यादि। ग्राही क्या होता है? इस प्रक्रिया में ग्राही की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कक्षा शिक्षण में ग्राही के रूप में छात्र शिक्षण द्वारा प्रसारित ज्ञान को ग्रहण कर संप्रेषण की प्रक्रिया को क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, अब आइए प्रतिपुष्टि करना। इस प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति प्रदान की जाती हैं। इस प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि या फिर पृष्ठपोषण संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब संप्रेषण के प्रकार आते हैं। ठीक है, संप्रेषण के प्रकार क्या है, वो निम्न प्रकार से नीचे दिए गए हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। संप्रेषण के प्रकार क्या क्या है? संप्रेषण के प्रकार में शाब्दिक होते हैं और दो तरह के, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में होता है मौखिक संप्रेषण, एक लिखित संप्रेषण होता है। और अशाब्दिक में आप लोग को 3 तरह से आ जाता है। कौन कौन? ध्वनि संप्रेषण, आंखों के संप्रेषण और स्पर्श करके संप्रेषण। ठीक है, तो इस तरह से 3 तरह के संप्रेषण बोल सकते हैं अशाब्दिक में, और शाब्दिक में 2 तरह से बोल सकते हैं। अब आइए, शैक्षिक संप्रेषण जो होता है 2 तरह की होता है। ठीक है, शैक्षिक संप्रेषण शिक्षण के आधार पर संप्रेषण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक आता है व्यक्तिगत संप्रेषण और दूसरा आता है सामूहिक संप्रेषण। ठीक है, व्यक्तिगत संप्रेषण क्या होता है? शिक्षक जब एक छात्र को भौतिक रूप से शिक्षण देता है तो ऐसी शिक्षण व्यक्तिगत शिक्षण कहलाती है। ठीक है, अर्थात जब शिक्षक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है तो ऐसी शिक्षण व्यक्तिगत संप्रेषण कहते हैं। व्यक्तिगत संप्रेषण में क्या होता है, इसके गुण क्या हो सकते हैं, दोष क्या हो सकते हैं व्यक्तिगत संप्रेषण का, ये भी पूछ सकते हैं कि व्यक्तिगत संप्रेषण का गुण दोष का क्या करते हैं, क्या करें, लिखें। तो क्या लिखिएगा व्यक्तिगत संप्रेषण का गुण? यह विधि सीखने के व्यक्तिगत सिद्धांत पर आधारित है। इसमें छात्र क्रियाशील रहते हैं। यह विधि पूर्ण रूप से बाल केंद्रित होता है। इस विधि में बालक की आवश्यकताओं एवं रुचियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह विधि मंद बुद्धि बालक एवं प्रखर बुद्धि बालक दोनों के लिए उपयोगी होता है। यह जो व्यक्तिगत संप्रेषण का क्या है, गुण है। व्यक्तिगत संप्रेषण का कुछ दोष भी है। क्या है कि सभी छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षक की व्यवस्था करना असंभव कार्य है। यह विधि अत्यंत ही खर्चीला हो जाएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि ये सिंगल लड़कों बालकों के लिए क्या होगा, अगर मान के चलिए कि लाया जाएगा टीचर, तो क्या होगा, बहुत ही खर्चीला पड़ जाएगा, ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। इस विधि में व्यक्तिगत संप्रेषण विधि के द्वारा बालकों को सामाजिक विकास नहीं हो पाता है। अब सिंगल पढ़ा रहे हैं तो समाज, अब बहुत सारे लोग के साथ में पढ़ाएंगे तो उसका जैसे वार्तालाप करने का, बोलचाल करने का ढंग जो हो जाएगा, वो उससे क्या होता है कि समाजीकरण ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। लेकिन ये आप सिंगल पढ़ाइएगा तो सिंगल में क्या, सिर्फ और सिर्फ आपसे जो भी कुछ सीखेगा वो आपसे, और कुछ नहीं सीख पाएगा। इसीलिए सामाजिक विकास जो होगा उसका उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा। इस विधि में प्रेरणा, प्रतिस्पर्धा, प्रोत्साहन आदि का अभाव होता है। अब बच्चा जो होता है देख कर ही दूसरे बच्चों को क्या करता है, सीखता है या प्रोत्साहित होता है, कहता है कि नहीं आज तुम इतना बना के आए हो, मैं कल उतना बना कर आऊँगा या फिर कुछ आऊँगी, जो भी है। तो क्या होता है कि इन सबों का क्या होता है, अभाव होता है। यह विधि अव्यवहारिक होता है। या क्या होता है, अव्यवहारिक होता है। अब देखिए दूसरा, सामूहिक संप्रेषण। सामूहिक संप्रेषण बोलने से ही पता चला कि ये समूह से रिलेटेड है। तो देखिए, सामूहिक संप्रेषण से अभिप्राय है कि कक्षा शिक्षण से, क्या है, कक्षा शिक्षण से। इस विधि में अलग अलग मानसिक योग्यता वाले छात्रों के अलग अलग समूह बना लिए जाते हैं और इन कक्षाओं में क्या होता है, शिक्षक शिक्षण कार्य करते हैं। शिक्षक जो है शिक्षण कार्य करते हैं, मतलब कि एक टीचर है यहाँ पे, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होते हैं, शिक्षक बता रहे हैं बोर्ड पे और ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसमें सामूहिक संप्रेषण इस तरह से दिया जाता है। सामूहिक संप्रेषण के गुण हैं और सामूहिक संप्रेषण के दोष भी हैं, तो ध्यान में रखिएगा ये सब चीज़ें कि सामूहिक संप्रेषण के गुण क्या हो सकते हैं। तो यह विधि क्या है, व्यवहारिक है। अब जाहिर सी बात है कि जहाँ एक से ज़्यादा मतलब कि 10, 12, 15, 20 इस तरह से होंगे तो वहाँ पे व्यवहारिकता बढ़ेगा ही। यह कम खर्चीला होगा। अब एक टीचर मान के चलिए 50 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो खर्चीला कम होगा। और वो था क्या था व्यक्तिगत संप्रेषण में कि एक टीचर एक बालक को पढ़ाता है,
तो समझ रहे हैं 50 टीचर लगता है आप लोग को 50 बालक पढ़ाने के लिए, ठीक ना। इस विधि के द्वारा क्या होता है, बालकों में अनुकरण की भावना उत्पन्न होती है। सामूहिक संप्रेषण विधि में छात्रों द्वारा सुझाव एवं नवीन प्राप्त ज्ञान होते हैं, मतलब ज्ञान प्राप्त होते हैं। यह विधि संकोची और लज्जाशील बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। मतलब कि अब जहाँ पे 10 बालक है, कोई ज़्यादातर लज्जा करता है, मतलब कि शर्मिलापन उसको में ज़्यादा भरा हुआ है, हेजिटेशन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे बच्चों में क्या होता है कि वो सीखने को, मतलब कि हेजिटेशन ब्रेक होने की क्षमता, मतलब कि क्या होता है, बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा से हेजिटेशन ब्रेक हो सकता है। अब यहाँ पे बोर्ड पे टीचर बुला लिए कि आओ चलो यहाँ पढ़ाओ कुछ, तो उससे क्या होता है कि जो भी बच्चे, इतने सारे बच्चे हैं, तो उसमें उसका क्या होता है कि हेजिटेशन ब्रेक हो जाता है, ठीक है, पढ़ाने के रूप में। तो यह उन सब बालकों के लिए बहुत ही अच्छा है माना जाता है। अब सामूहिक संप्रेषण के कुछ दोष भी हैं, जिसका गुण होता है उसका दोष भी होता है, ठीक है। अब दोष क्या क्या हैं? इस विधि में, सामूहिक संप्रेषण विधि में शिक्षक अधिक सक्रिय होता है, लेकिन छात्र क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। कोई बच्चा जो है जाके पीछे जाके बैठ के मतलब कि गप्पे लड़ा रहा है, ठीक है, हाँ टीचर जी आए, पढ़ाया नहीं पढ़ाया उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत से जो बैक बेंचर होते हैं वो क्या करते हैं कि इस तरह के हरकतें करते रहते हैं। इस विधि में शिक्षण बाल केंद्रित ना होकर क्या होता है, कक्षा केंद्रित होता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं होता है। इस विधि में बालकों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि उतने सारे बच्चे में व्यक्तिगत अगर पूछा जाए बार बार तो उतना नहीं हो पाता है। तो सामूहिक संप्रेषण एक तरह से ये उसका दोष है। इस विधि के प्रखर बुद्धि बालकों का ही हित हो पाता है। अब इस संप्रेषण में जो ज़्यादा तेज है तो टीचर उसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ज़्यादातर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टीचर को वो सारे बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोग के संप्रेषण के बारे में था। ध्यान में रखिएगा आप लोग संप्रेषण क्या है, ठीक है। संप्रेषण कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के, शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार के, शाब्दिक और अशाब्दिक। और शाब्दिक और अशाब्दिक को 2 भागों में बांटा गया था, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण में। और ये आप लोग का 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।